Hello everyone, welcome to EduMask. I hope you all will be doing great. So today we will be continuing our 15th lecture of FSI. In this lecture we will be discussing about anti-nutritional factors of the food और हम उन्हें कैसे रिमूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको कोर्स को एक्सेस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज EduMask 1008 को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू द कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आवर मेल आईडी दैट इज EduMask 1008। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हमारे होते क्या हैं? तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या है? हमारे बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि फूड में पाए जाते हैं, जो कि हमारी जो बॉडी न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करना चाहती है ना, तो उनको बहुत हद तक उसकी जो एफिशिएंसी है उसको कम करते हैं। मतलब फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करने देते। ह्यूमन बॉडी जो एब्जॉर्ब करना चाहती है न्यूट्रिएंट्स को, तो उसका जो यूटिलाइजेशन है उसको कम करते हैं। ठीक है, तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है, ये जो कंपाउंड है ये फूड के अंदर पाए जाते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं। और आप ये लगा लीजिए कुछ वे तक हमारे जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं उनको बॉडी तक कहीं ना कहीं पहुंचने में इंटरफेयर करते हैं, उसको मतलब इंटरवीन करते हैं उसके बीच में। तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स किस तरीके से इंटरवीन करते हैं? तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, डाइजेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, कि भाई डाइजेशन के सिस्टम में मतलब प्रॉब्लम आती है। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं वो कि जो यूटिलाइजेशन हो रहा है ना न्यूट्रिएंट्स का, उस पर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स मतलब एक तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके लिए ऐसी कंडीशंस ला सकते हैं कि हम जो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर रहे हैं वो अच्छे से यूटिलाइज ना हो पाए। दूसरा क्या करते हैं वो, जैसे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम, आयोडीन, उनके मतलब यूटिलाइजेशन में इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बहुत सारे मतलब हमारे लिए एक तरह से डेफिशिएंसीज क्रिएट कर देते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज क्रिएट कर देते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ब्लोटिंग, हेडेक भी कर देते हैं, नोजिया, रैशेज, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हो जाती हैं। और जो डेफिशिएंसी होती है जैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, तो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या करते हैं, बहुत हद तक हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज को जनरेट करते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं उनको प्रॉपर एक तरह से यूटिलाइज नहीं करने देते, उनको एब्जॉर्ब नहीं करने देते। ठीक है, और ये सारे सब्सटेंस भी फूड के अंदर ही पाए जाते हैं हमारे। और इसलिए अब हम जो वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं उसमें हम यही देखेंगे कि कैसे हम इन एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को हटा सकते हैं फूड से बाय डूइंग द फूड प्रोसेसिंग। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है प्रोटीज इनहिबिटर। तो प्रोटीज इनहिबिटर जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे कुछ ना प्रोटियोलिटिक हमारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं हमारे, वो हेल्प करते हैं हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, उसको ब्रेक डाउन करने में, कि प्रोटीन को ब्रेक करके उसका मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है उसके इनटेक में हेल्प करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोटीज इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है, इस एक्टिविटी को, जो प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं जो इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत हद तक रोकता है उसकी एक्टिविटी करने से। प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो बहुत हद तक कहाँ किस में पाए जाते हैं, जितने भी हमारे लेग्यूम्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, रेजिन्स जो है हमारी किशमिश। ठीक है, वेजिटेबल जैसे कैबेज, कुकुम्बर, पोटैटो, स्पिनच, टोमेटोज, तो इन सब के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, प्रोटीज पाया जाता है, प्रोटीज इनहिबिटर पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीज इनहिबिटर जो है वो दो टाइप का होता है। तो पहला हमारा होता है कोनिस इनहिबिटर। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट्स करता है ट्राइप्सिन को। जो हमारा ट्रिप्सिन होता है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसके अंदर जो ट्रिप्सिन हमारा एक तरह से जो एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे जो प्रोटीन है उसको बहुत हद तक जो मतलब तोड़ने का काम करता है, उसको इनहिबिट करता है। दूसरा हमारा आता है वोवन विथ इनहिबिटर, जो कि हमारे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो प्रोटीज इनहिबिटर दो टाइप के होते हैं हमारे, एक जो ट्रिप्सिन को इनहिबिट करता है और दूसरा जो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों को इनहिबिट करता है। ओके, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो इनहिबिट करता है ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को इन द गट, और इंटरफेयर करता है हमारी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है डाइटरी प्रोटीन की उसको, और उसके बाद क्या करता है, उसका यूटिलाइजेशन जो है उसको रिड्यूस कर देता है ना। तो जो ट्रिप्सिन जो है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन करता है, उसको ब्रेक करता है हमारा प्रोटीन को। लेकिन जो हमारा ट्रिप्सिन इनहिबिटर है वो क्या कर देता है हमारा, वो हमारे जो एक्टिविटी ट्रिप्सिन फॉलो अप कर रहा होता है गट के अंदर, उसको इंटरफेयर करके हमारे जो डाइजेस्टिबिलिटी है उसको बहुत हद तक रोकता है, और उसके अंदर जो प्रोटीन होता है हमारा जो कि ब्रेक डाउन हो रहा होता है उसको उसकी मतलब एक हद तक उसकी जो प्रोसेस है उसको रोक के उसके यूटिलाइजेशन को रिड्यूस करता है।
ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो जनरली फाउंड किया जाता है, जनरली पाया जाता है हमारे किसमें, लेग्यूम्स में, जैसे कि रेड ग्राम सोयाबीन, किडनी बीन्स, नेवी बीन्स, ब्लैक आइड पीस, पीनट्स, फील्ड बीन्स, इन सब में हमारा ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। अब हमारा क्या मेथड फॉलोअप किया जाता है जो हमारा प्रोटीज इनहिबिटर है उसको रिमूव करने के लिए। तो हमारा सबसे पहले तो जो ये इनहिबिटरी सब्सटेंस है ये हीट लायबल होता है हमारा, क्या कि मतलब हीट से ये चेंज हो सकता है ना, मतलब इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसको हटाया जा सकता है, कम्प्लीटली रिड्यूस भी किया जाता है। तो इसको प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे कि हमारा जो प्रोटीज इनहिबिटर है वो इनएक्टिवेट हो जाए। Autoclaving at 120 degrees Celsius for 15 to 30 minutes inactivate almost all trypsin inhibitors, improve utilization of protein present in these food। Autoclaving का जो प्रोसेस होता है हमारा, ऑटोक्लेविंग का मतलब होता है हमारा कि हमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जैसे वाटर का या स्टीम का, उसको एक तरह से बढ़ाना बाय गिविंग द हाई प्रेशर, मतलब उस पर हाई प्रेशर देके हम उसका क्या करते हैं, उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देते हैं। तो यही किया जाता है हमारा कि ऑटोक्लेविंग की जाती है 120 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट्स तक, जिससे कि हमारा जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है वो ऑलमोस्ट इनएक्टिवेट हो जाता है और हमारा जो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है फूड के अंदर उसको बढ़ाता है। ठीक है, अगर हम सोयाबीन को 14 मिनट के लिए बॉईल करते हैं तो हमारा क्या होता है, 80% ऑफ द इनहिबिटर जो है वो क्या है, इनएक्टिवेट हो जाता है। और अगर हम उसको 30 मिनट तक करेंगे तो 90% जो है इनहिबिटर जो है हमारा वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है, मतलब हीटिंग जो प्रोसेस होती है हमारी, उससे हम अपने इनहिबिटर जो सब्सटेंस हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है, क्या, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देना बाय गिविंग देम प्रेशर, मतलब उस पर हाई प्रेशर एक्सर्ट करके उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और ऑटोक्लेविंग किया जाता है 120 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा ट्रिप्सिन इनहिबिटर जो है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है हेमाग्लूटिनिन। तो हेमाग्लूटिनिन जो है हमारा लैक्टेन्स, ये फाउंड किया जाता है, ज़्यादातर पाया जाता है जो हमारा सोयाबीन, कैस्टर बीन्स होते हैं या अदर टाइप के हमारे लेग्यूम सीड्स होते हैं उनमें हमारा पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा हेमाग्लूटिनिन है वो जनरली हमारे प्लांट्स और एनिमल टिश्यू दोनों में पाया जाता है। ये एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसके साथ मिलके, उसके साथ कंबाइन करके, और ग्लाइकोप्रोटीन किसका कंपोनेंट है, हमारा रेड ब्लड सेल का, उसके साथ मिलके हमारा एग्लूटिनेशन करता है सेल का। एग्लूटेशन मतलब हमारा एक तरह से क्लम्पिंग कर देता है, क्लम्प्स बना देता है रेड ब्लड सेल्स के। ठीक है, तो इस वजह से हमारे लिए जो ये हेमाग्लूटिनिन है ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, मतलब हार्मफुल सब्सटेंस हो जाता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के लिए। क्योंकि ये क्या करता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, कंपोनेंट जो होता है रेड ब्लड सेल का, उसके साथ मिलके एक टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है और क्या करता है, क्लम्पिंग ऑफ द रेड ब्लड सेल्स कर देता है, उनको उनके क्लम्प बना देता है, गुच्छे बना देता है। हमारा जो लेक्टिन है वो नोजिया, डायरिया या फिर वोमिटिंग मतलब ये कॉज कर सकता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको हटाने का जो मेथड है वो क्या है। तो हेमाग्लूटिनिन जो है वो इनएक्टिवेट किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और फर्मेंटेशन। अगर हम लेग्यूम्स को बॉईल करते हैं लाइक रेड किडनी बीन्स फॉर अबाउट 10 मिनट्स, टेक केयर ऑफ लेक्टिन्स, मतलब हम करते नहीं, हम अपने जो हमारे जैसे राजमा होते हैं उनको हम बॉईल करते हैं, है ना, पहले हम उन्हें भिगो के रखते हैं फिर उसको बॉईल करते हैं 10 मिनट्स के लिए। तो उससे क्या होता है, वो जो लेक्टिन है वो एक तरह से इनएक्टिवेट किया जाता है। तो हम हीटिंग और फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम हेमाग्लूटिनिन जो है हमारा उसको हटा सकते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फाइटेट। फाइटेट या फिर हम कह सकते हैं फाइटिक एसिड जो होता है वो प्रिंसिपल स्टोरेज होता है किसका, फॉस्फोरस का, बहुत सारे प्लांट टिश्यूज में, और स्पेशली पाया जाता है सीड्स में या ब्रांच में। ब्रांच क्या होता है हमारा, एक तरह से ब्रांड होता है जो जैसे हमारा वीट होता है ना, या जो ग्रेन होते हैं हमारे ग्रेन्स का जो ब्राउन पार्ट्स होता है हमारा, उसको हम ब्रांड कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत सारे प्लांट टिश्यूज में पाया जाता है, और लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड रेडिकल्स के होने की वजह से जो हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यूज में वो क्या करता है, वो सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट या फिर हमारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म कर सकता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए हमारा जो फाइटेट फॉस्फोरस होता है ये एक पुअर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस माना जाता है। ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ये मतलब हमारी बॉडी के लिए एक तरह से बेनिफिशियल नहीं। फाइटेट फॉस्फोरस क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फॉस्फोरिक एसिड रेडिकल्स होते हैं जो कि फ्रीली मतलब ऐसे वो हो सकते हैं, और फ्रीली होने की वजह से वो क्या करते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स बना देते हैं ना, बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए पुअर सोर्स ऑफ फॉस्फोरस होता है। अब इसका रिमूवल का मेथड क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं,
जो हमारे ग्रेन्स होते हैं, जर्मिनेटेड ग्रेन्स होते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें ये फास्फोरस पाया जाता है, उनके साथ हम क्या कर सकते हैं कि हम उनके अंदर आयरन की जो अवेलेबिलिटी है, उनके आयरन की जो प्रेजेंस है, उसको हम इम्प्रूव कर दें, जिससे कि हमारा जो फाइटेट कंटेंट है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, आयरन की जो अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाकर हम फाइटेट की जो फॉस्फोरस का जो कंटेंट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक और क्या होता है कि एंजाइमेटिक जो ब्रेकडाउन होता है हमारा फाइटेट का ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन, जब ग्रेन जर्मिनेट करता है तो उस टाइम पे भी हमारा क्या होता है, फाइटेट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कि अगर हम एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन कर दें, एंजाइम्स को ब्रेक कर दें, ठीक है, जब हमारा ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा हो, है ना, तभी हम मतलब उसके अंदर ब्रेकडाउन कर देंगे तो उससे भी हमारा फाइटेट जो है वो रिड्यूस हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्जेलिक एसिड या फिर ऑक्जेलेट। ऑक्जेलिक एसिड जो होती है वो फॉर्म होती है हमारी ऑक्जेलेट सॉल्ट जो होते हैं हमारे उनकी, जैसे कि जो जो आप ये लगा लीजिए सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल कौन से होते हैं, पोटेशियम और सोडियम। इनसॉल्युबल होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो ये जो सॉल्ट्स होते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स, इनको कहते हैं ऑक्जेलेट। ठीक है, ये जो मतलब हमारा जो बहुत सारा पार्ट जो होता है ऑक्जेलिक एसिड का जो प्लांट में प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल ऑक्जेलेट प्रेजेंट होता है। मतलब प्लांट के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट पाया जाता है हमारा ऑक्जेलिक एसिड का, वो क्या होता है, वो सॉल्युबल ऑक्जेलेट्स होते हैं उसके अंदर। मतलब उसके अंदर पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम ऑक्जेलेट पाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत हद तक इन जो फूड है हमारे फूड आइटम्स है किस में पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर लेग्यूम्स में, इसमें हमारा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलेट जो होता है हमारा, या फिर आप ये लगा लीजिए सॉल्युबल ऑक्जेलेट हैं हमारे जो, वो इंटरफेयर करते हैं किसमें, हमारा जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है ना उसमें। क्यों, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, एक तरह से इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते हमारे। जब हम डाइजेशन करते हैं कैल्शियम का तो वो इनसॉल्युबल रह जाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है हमारा, जब ये एक बार प्रोसेस हो जाते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में से, तो ये हमारा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे प्रोसेस होने में इन्हें दिक्कत आती है, वहाँ पे ये प्रोसेस नहीं हो पाते। ठीक है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से ये प्रोसेस नहीं हो पाते क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से एक बार निकल के, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होते हैं तो इसकी वजह से हमारा क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो ऑक्जेलेट रिच फूड होता है उसके लिए नॉर्मली, मतलब उनके लिए नॉर्मल अमाउंट ठीक होता है कि वो इंटेक कर सकते हैं उतने का। लेकिन कुछ लोग जिनको सर्टेन मतलब एक कंडीशन होती है या फिर वो नहीं ले सकते ऑक्जेलेट रिच फूड, जैसे कि किसी को हमारे प्रॉब्लम होती है जैसे एंट्रिक, जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जिनमें जैसे प्राइमरी हाइपर ऑक्जालूरिया की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से सेंसिटिव होते हैं इससे, ऑक्जेलेट जो होता है हमारा, जो सॉल्युबल ऑक्जेलेट होते हैं उससे, तो उनके लिए जो ऑक्जेलेट का इंटेक है वो बहुत कम ही वो इंटेक कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो उन लोगों के लिए क्या होता है, हमारा ऑक्जेलिक एसिड जो है वो हार्मफुल होता है। और ऑक्जेलेट जो है उसका जो मेन रीज़न है कि उसको हम नहीं इंटेक कर सकते क्योंकि वो हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करता है। जो लोग सेंसिटिव होते हैं ऑक्जेलेट से, उनको क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आंखें जलने लग जाएं, ईयर्स, माउथ, थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, और मतलब अगर वो ज़्यादा अमाउंट में उसको खा लेंगे या ज़्यादा अमाउंट में उसका इंटेक कर लेंगे तो उससे एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकती है। तो इसलिए उन लोगों को मतलब जो स्टोन पेशेंट होते हैं हमारे, जिनको ऐसे कहते हैं ना पथरी की जो शिकायत होती है, जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है, उनको मना ही किया जाता है कि वो मतलब ऑक्जेलेट जो फूड है वो ना खाएं, है ना। तो हमारे लिए जो ऑक्जेलेट फूड जो है वो क्या होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल या लेग्यूम्स जो होते हैं वो सारे, उनके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो लोग इनसे सेंसिटिव होते हैं उनको इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर वो स्मॉल अमाउंट में भी उसका इंटेक करते हैं। जो इससे सेंसिटिव होते हैं ऑक्जेलेट से या ऑक्जेलिक एसिड से, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इनको हटाने का जो मेथड है वो क्या है कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको हम बॉईल करके यूज़ करें। जो जितनी भी हमारी लीफी वेजिटेबल्स हैं या लेग्यूम्स हैं जो जिनके अंदर ऑक्जेलेट पाया जाता है, उसको हटाने का तरीका क्या है कि हम अगर अपनी वेजिटेबल्स को बॉईल करेंगे तो उसके वजह से, हमारा बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो ऑक्जेलेट का जो कंटेंट है वो 30 से 90% तक रिमूव हो जाता है, हट जाता है। और ये डिपेंड करता है हमारा वेजिटेबल के ऊपर कि कौन सी वेजिटेबल में किस तरीके से हमारा जो बॉइलिंग की वजह से कितना कंटेंट निकल सकता है, रिड्यूस हो सकता है। क्लियर। तो इसको रिमूवल का जो एक प्रोसेस है वो क्या है, बॉइलिंग है, कि हम वेजिटेबल्स को बॉईल करके यूज़ करें। अब नेक्स्ट हमारा आता है गोइट्रोजेंस। तो गोइट्रोजेंस क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग से रोकते हैं हमारी थायराइड ग्लैंड को।
ठीक है। किस तरीके से रोकते हैं, वो हमारी जो पिट्यूटरी हमारी ग्लैंड होती है उसको ट्रिगर करते हैं, उसको पुश करते हैं कि वो थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हमारा हार्मोन है TSH उसको रिलीज करे, जो कि थायराइड टिश्यू की ग्रोथ को प्रमोट करता है। और अगर थायराइड की जो ग्रोथ है, थायराइड टिश्यू की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होती है तो उससे क्या है, गोइटर की जो प्रॉब्लम होती है वो हो जाती है। ठीक है, हमारे जो गले में, ठीक है, उसमें हमारा क्या है, गोइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए गोइट्रोजन जो है वो कंपाउंड क्या करता है, वो थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग को इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है। ओके, जो मेथड है हमारा गोइट्रोजन को रिमूव करने का, वो क्या है कि हम हमारे जो गोइट्रोजन्स होते हैं जब हम कुक करते हैं अपने फूड को, तब वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो गोइट्रोजन है वो जनरली कैसे फूड में पाया जाता है, जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है, केल, इन सारे फ्रूट्स में, इन सारी वेजिटेबल्स में हमारा क्या है, इन सारे फूड में हमारा क्या है, गोइट्रोजन पाया जाता है और ये कुकिंग से डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब हमारे आते हैं कि हम एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स भी यूज़ करते आ रहे हैं। तो क्या मेथड्स होते हैं हमारे, वो ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे कि हमारे मतलब हम जनरली घर पे ही हम उसको रिमूव कर सकते हैं नॉर्मली, और हमारी जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी होती है फूड की उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सोकिंग। सोकिंग क्या है, इन डिस्टिल्ड वाटर 1% ऑफ बेकिंग सोडा एंड मिक्स सॉल्ट सोल्यूशन। मतलब हम क्या करते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं, उसके अंदर 1% क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, और सॉल्ट सोल्यूशन को मिक्स करके उससे क्या होता है, हमारे बहुत हद तक जो हमारे फिनॉल्स हैं, टैनिन्स हैं, फाइटेट्स हैं, ये सब रिड्यूस हो जाते हैं कुछ परसेंट तक, जो ये मेंशन है बाय 33, 35, 21% रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फर्मेंटेशन क्या होता है हमारा, कि फर्मेंटेशन के अंदर क्या किया जाता है, हमारा जो ग्रेन फ्लोर होता है हमारा, ठीक है, जो आटा होता है उसको मिक्स किया जाता है एसिडोफाइलस के साथ, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस जो होता है उसके साथ किया जाता है। जो हमारा ये एक बैक्टीरिया काइंड ऑफ होता है जो कि हमारा जो दही बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, योगर्ट बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है ना, उसके साथ हम इसको मिक्स करते हैं, हमारी जो ग्रेन फ्लोर है उसको मिक्स करते हैं एट 37 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर पे, कितने टाइम के लिए, 24 आवर्स के लिए, जिससे कि हम रिड्यूस कर सकते हैं फाइटिक एसिड या फिर पॉलीफिनॉल कंटेंट को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जर्मिनेशन। तो वो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस जो कि हमारे फाइटेट लेवल्स को रिड्यूस कर सकती है, वो क्या होता है हमारा, जर्मिनेशन के टाइम पे ही, कि जो हमारे ग्रेन का जर्मिनेशन हो रहा होता है उसी टाइम पे हम उसको क्या कर देते हैं, बहुत हद तक रिड्यूस कर पाएँ फाइटेट लेवल्स को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड, ट्रेडिशनल मेथड होता है, वो होता है हीटिंग। तो जब हम कुकिंग करते होते हैं, जैसे जो ग्रेन्स की, बीन्स की, वेजिटेबल्स की, जब हम उनको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उनको कुक करते हैं, तो उस टाइम पे भी बहुत हद तक हमारा फाइटिक एसिड जो है, टैनिन्स हैं, ऑक्सैलिक एसिड है या प्रोटीज इनहिबिटर्स हैं, वो रिड्यूस हो जाते हैं बॉइलिंग से, हीटिंग से, कुकिंग से। ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जिससे कि हम एंटी न्यूट्रिशनल जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको बहुत हद तक रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। आई वुड लाइक द वीडियो। अब हमें जो करना है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारी वीडियो को डू लाइक, शेयर, कमेंट, और अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ। तो स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।